नमस्कार, ओंकार आवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में जनता को संबोधित करेंगे। चतरा और गढ़वा में वो यहां की जनता के बीच हुंकार भरेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही सरकार के कामों को भी जनता के समक्ष रखेंगे। बता दें कि अमित शाह झारखंड में चुनावी शंखनाद पहले ही कर चुके हैं। अब बात जेवीएम के घोषणा पत्र की। राजधानी रांची के जेवीएम प्रदेश कार्यालय में झारखंड विकास मोर्चा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। झाविमो केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोगों की तकलीफ वो अच्छे से जानते हैं। हमने भी अपने जीवन के शुरुआती में खेती बाड़ी की है, इसलिए गांव के परिवेश से भली भांति मैं परिचित हूं। इसलिए अपने घोषणा पत्र को उन तकलीफों को समझकर मैंने बनाया है। अशिक्षा, भ्रष्टाचार, विस्थापन एवं पलायन, राज्य की विधि व्यवस्था से आम जनता परेशान है। इन मुद्दों को प्रमुख रूप से घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। तो हम जनता के बीच में उन्हीं मुद्दों को हमने उठाने का हमने कोशिश की है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं बार बार एक बात को कहा करता हूं कि डॉक्टर कोई बीमार आदमी की यही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, यही वो क्या करते हैं, सुई नहीं भोंक देते हैं, दवा नहीं दे देते। वहीं जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि जेवीएम ने घोषणा पत्र झारखंड की आवाम की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। अगर जेवीएम सत्ता में आती है तो ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत और बढ़ाने का काम करेगी। बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष झा ने। हमारे साथ है जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी। आज उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। हम उनसे ही पूछेंगे कि घोषणा पत्र में क्या अहम मुद्दा रहेगा। बाबूलाल जी, आज घोषणा पत्र जारी हुआ, क्या अहम मुद्दा रहेगा? देखिए, घोषणा पत्र में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, इन्हीं के लिए हमने सब कुछ समर्पित है हमारा। और फिर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर। और एक छोटा सवाल है बाबूलाल जी, अगर जेवीएम सत्ता में आती है तो क्या डोमिसाइल में फिर कुछ बदलाव आएगा? हमने कहा कि भाई सत्ता में आएगी। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी राज होता है, राज्य सरकार अपने राज्यों के बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के परिवारिश के लिए सब सोचता है, तो राज्य के मुखिया भी अपने राज्य में राज्यों के लिए, बच्चों के लिए सोचता है। तो अगर हम सोचते हैं तो कोई बुरा नहीं है। और ये है कि अगर डोमिसाइल नीति अगर लागू होता है तो दूसरे शहर के, दूसरे स्टेट से आगे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको रोका भी नहीं जा रहा है। देखिए, जो कानून के जो परिधि में है वो तो आएंगे ही। अब जैसे कल दानापुर का क्या बोलते हैं, नहीं, मैंने दानापुर से उन्होंने वोटर लिस्ट को सर्टिफाई करके लाए थे और उन्होंने नामांकन किया कोडरमा में, तो उनका रद्द हो गया। तो जो कानूनी है वो तो उसका लाभ ले ही सकते हैं, लेकिन कानून के बियॉन्ड है और इसके बाद वो कुछ लेना चाहेंगे हक, तो उनको नहीं मिलेगा ना। तो कल तो रद्द हो गया। आप सब आज अखबारों में भी देखे होंगे खोल करके। और ये सवाल है कि आप महागठबंधन में बने थे, क्या कारण था जो बाबूलाल महागठबंधन से निकल गए? देखिए, कारण ये साफ था कि चूँकि बहुत विलम्ब हो रहा था और 2014 में हमने ऐसे ही विलम्ब हो गए थे। जब चुनाव की घोषणा हो गई, दिल्ली में हम लोग बैठे हुए थे, हमारी पार्टी के 2 महासचिव बैठे हुए थे। रात में गठबंधन हो गया और सुबह हुआ कि सुबह प्रेस से मिलना है, घोषणा करनी है, तो सुबह फिर हमें खबर दी गई कि नहीं, अब गठबंधन समाप्त हो गया। इस बार भी जब मई में लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, परिणाम आ गए, तो मई से ही हमने शुरू किया था कि गठबंधन हो जाए। मई, जून, जुलाई, अगस्त हमने बात करते रही, लेकिन हम देख रहे थे कि भाई कुछ नतीजे पर हम नहीं आ पा रहे थे। तब मुझे लगा कि 2014 वाली हालत फिर हो जाएगी। 2014 में जब गठबंधन अचानक टूट गया तो कुछ लोग तो बीजेपी भाग गए, कुछ जेएमएम में भाग गए, हम तो भी सड़क में पड़ गए थे। हमें दोबारा हम सड़क में नहीं आना चाहते थे, दोबारा हम चाहते थे कि वो सत्ता तक पहुंच जाए हम, और इसीलिए हम अगस्त से ही हमने तैयारी शुरू कर दी कि अब हमको अकेले चलना है। वही महागठबंधन की टीम बाबूलाल को बीजेपी की बी टीम बताती है। अरे भाई, अब बताने के तो कुछ भी कहेगा। आप याद करिए ना, 2009 में तो 11 सीट हम जीते थे, हम किसी के साथ भी सरकार बना सकते थे, लेकिन बीजेपी के साथ किसने सरकार बनाया? और जेएमएम और बीजेपी की सरकार तो बनाई ना। बीजेपी के साथ सहयोग से शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। आज जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी है, उस समय वो डिप्टी सीएम थे कि नहीं? फिर बाद में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे। किसके सहयोग से? हम भी तो कहीं ना कहीं जा सकते थे, हम तो गठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन हम अपने उसूलों से हम अलग नहीं हटे। 2014 में भी हम 8 सीट जीते। हम भी चाहते तो कहीं ना कहीं, आज जैसे आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं हालत में, वैसे हम भी कहीं कर सकते थे, लेकिन हम नहीं किए, हमको तोड़ दिया गया। तब भी हम अपने उसूलों पर ही कायम रहे।
तो इसलिए कौन ए कौन बी ये तो जनता जानती है। बाबूलाल मरांडी को भी लोग जानते हैं, भाई हम मूल्यों की राजनीति करते हैं, सिद्धांतों की करते हैं। आज भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें अन्य तरह की बात उठाई। उन्होंने राम मंदिर से लेकर एनआरसी के मुद्दा उन्होंने कहा कि लागू करेंगे इस बार अगर भाजपा सत्ता में आती है तो हमने कहा कि 5 साल से तो सत्ता में ही है, तो 5 साल बतावे ने कितनी घुसपैठियों को किन किन देशों उन्होंने पहुंचाया ये तो बता देते, तब तो उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता था। लेकिन पूरे 5 साल में ये तो बताते नहीं है। भाई 5 साल आप क्या कर रहे थे? बोलते आप सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे। भाई क्या काम करेंगे? तो पहले से कानून बना हुआ। कोई भी विदेशी घुसपैठिए किसी भी देश के अगर गलत तरीके से देश में बसे हुए हैं तो सरकार को अधिकार है पहले से संविधान में उसको बाहर करे यहाँ से। उसके लिए कानून क्या बनाएंगे? भाई कानून बनी हुई है, संविधान में ये कहता है। तो आपने पूरे 5 साल तक क्या किया? कितने लोगों को निकाला ये तो बताओ। ये तो बताते नहीं है। अब बोलते हैं हम निकालेंगे। किसने रोका है आपको? बताओ हमको। एक तरफ अमित शाह कहता है कि नक्सलवाद खत्म हो गया, दूसरा आपको क्या लगता है झारखंड से नक्सलवाद खत्म की कगार पे है? नहीं, हमको क्या लगेगा? अब तो देख रहे हैं राज्य की क्या हालत है। इलेक्शन कमीशन ही बता दिया, भारत सरकार की रिपोर्ट ही बता दिया, राज्य सरकार की रिपोर्ट ही बता दिया। 24 में से 19 जिला प्रभावित है। ये थे हमारे साथ जेबीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी। उन्होंने चुनाव पे खास बात की, नक्सलवाद पे बात की और उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र पे बात की है। और आगामी झारखंड विधानसभा परिणाम के आने के बाद ही पता चलेगा कि जेबीएम का क्या वजूद रहता है रिजल्ट में और परिणाम में। ओंकार वामी के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ओंकार वामी के लिए मनीष झा रांची से। यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे कांग्रेस की। झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या को झारखंड से दूर करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सिर्फ कागजों पर संकल्प और घोषणा पत्र निकालती है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि 300 रैंकिंग में भी झारखंड के किसी विश्वविद्यालय का नाम तक नहीं है। 5 सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से कांग्रेस पार्टी करती है। पहला सवाल है, रघुवर सरकार को, भाजपा के नेताओं को यह जवाब देना चाहिए कि 4,532 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को क्यों बंद किया गया। साथ ही साथ 2,300 निजी प्राथमिक विद्यालयों को इन्होंने मान्यता दी। एक तरफ बंद करना, दूसरे तरफ खोलना। जेपीएससी ने पिछले 5 वर्षों में रोजगार के लिए एक भी परीक्षाएं क्यों नहीं ली? सीबीआई द्वारा 1 अक्टूबर 2019 को दर्ज एफआईआर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद को अभियुक्त बनाया और उस भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया। भाजपा उस पर क्या कार्रवाई करती है, ये कांग्रेस पार्टी उनसे पूछना चाहती है। तीसरा, झारखंड अधिविद्य शिक्षा परिषद जो एक स्वतंत्र बॉडी है, जैक का 250 करोड़ रुपए का सरकार ट्रांसफर करा ली अपने खर्च के लिए, और उस ट्रांसफर में ऑटोनॉमस बॉडी के अधिकार को भी छीना है इन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके मुख्यमंत्री से ये सवाल कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। चौथा, देश के सर्वश्रेष्ठ 300 विश्वविद्यालय महाविद्यालय में झारखंड का एक भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शामिल नहीं है। इसके लिए भाजपा अपने आप को जवाब दे और नहीं तो अपनी जिम्मेदारी को ले। पांचवा, झारखंड के उच्च शिक्षा की हालात देश के सभी राज्यों से नीचे से झारखंड दूसरे पायदान पर है। मतलब बोला जाए तो भारत में सेकेंड लास्ट यहां की शिक्षा की जो स्थिति है वो खड़ी है। क्या भाजपा इसका जवाब देगी? हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं कि पिछले 5 वर्षों के शासन काल में शिक्षा के क्षेत्र में
आपने कितने पैसे खर्च किए और कहां खर्च किए, ये राज्य की जनता और कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। ये 5 सवाल हमारा भाजपा से और भाजपा के नेताओं से, इस सरकार से है। वहीं चंदन कियारी से भाजपा प्रत्याशी अमर कुमार बावरी ने नामांकन किया। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने पर्चा भरा। नामांकन से पूर्व उन्होंने मां काली का आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद विशाल जुलूस के साथ वे नामांकन करने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है। एक बार फिर जनता की सेवा के लिए वे तत्पर हैं। विकास विकास विकास, आज पूरे भारत देश में और पूरे झारखंड प्रदेश में विकास ही एकमात्र मुद्दा और विकास ही एकमात्र नारा, अंत्योदय तो उत्थान, यही एकमात्र लक्ष्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में, रघुवर जी के नेतृत्व में राज्य में और चंदन क्यारी में हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चंदन क्यारी के विकास को कृत संकल्पित है। और चंदन क्यारी ने पिछले 5 वर्षों में इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक जो विकास की स्वाद चखी है, उसके बुनियाद पर मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस बार सभी का जमानत जब्त करके भारतीय जनता पार्टी का परचम निश्चित रूप से हर बूथ पर कमल। वहीं बोकारो विधानसभा कांग्रेस की प्रत्याशी श्वेता सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। श्वेता सिंह चास के महावीर चौक से बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंची। वहां अपने ससुर झारखंड के पूर्व मंत्री समरेश सिंह के साथ जाकर उन्होंने नामांकन किया। प्रेस से उन्होंने कहा कि ये चुनाव मैं नहीं बल्कि चास बोकारो की जनता लड़ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का ही परचम लहराएगा। इस बार मैं क्या, हर एक समाज सेवी जो होते हैं वो समाज की उन्नति के लिए काम करते हैं। तो मेरे भी जो मकसद है वो मेरे बोकारो का परिवार का विकास है। तो मैं चास और बोकारो के विकास के लिए काम करने आई हूँ और वही मेरा मुद्दा होगा। अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? जी, अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं अपने नहीं, मेरे पूरे चास और बोकारो के परिवार के प्रति मैं निश्चित हूँ कि जीत हमारी जरूर होगी। बोकारो की जनता और चास की जनता की जीत जरूर होगी। वहीं साहिबगंज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नए तरीके से किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने वोट ओलंपिक के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों हेतु ओलंपिक मशाल को कस्तूरबा गांधी आवासीय विश्वविद्यालय साहिबगंज से रवाना किया। उपायुक्त श्री रंजन ने कहा कि ये मशाल वोट ओलंपिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेगा और साहिबगंज जिला मतदान प्रतिशत क्षेत्र में 100% दर को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताते हुए कहा कि मशाल जुलूस साहिबगंज प्रखंड से होते हुए मंडरो, बोरियो, बरहेट, पतना, बरहवा, उधवा, राजमहल, तालझारी प्रखंड होते हुए 6 दिसंबर को साहिबगंज पहुंचेगा। वहीं चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष और इस विधानसभा चुनाव में चैम्बर प्रत्याशी पवन शर्मा ने की ओंकार आवामी के वरिष्ठ सहयोगी संजय समर से खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी। हमारे साथ है चैम्बर के उम्मीदवार पवन शर्मा जी। चैम्बर पहली दफा चुनाव लड़ रही है। पूरे झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, जहां मात्र 2 सीटों पर चैम्बर चुनाव लड़ रही है। चैम्बर पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, तो हम पवन जी से बात करेंगे कि चुनाव मैदान में उतरने का कारण क्या हुआ, क्या ये सुविधा दिला पाएंगे व्यापारियों को, जनता को, आखिर इनका उद्देश्य क्या है। पवन जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य समर्थक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को माना जाता है, ऐसे में आप चुनाव में उतर गए हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि चैम्बर चुनाव नहीं लड़ रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई प्रत्याशी खड़ा करने के लिए अधिकृत नहीं है। चैम्बर का मतलब हुआ कि चैम्बर एक संगठन है ऐसा जो राज्य में हो रही व्यवसायियों की समस्याओं या उद्यमियों की समस्याओं या उसमें उनको उससे रिलेटेड पदाधिकारी और रिलेटेड मंत्रालय तक पहुंचा करके उनकी सुविधा प्रदान करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। व्यापारी का शब्द का तात्पर्य हमारा है कि व्यापारी एक फुटपाथ पे काम करने वाला हो, स्ट्रीट वेंडर हो, टेम्पो चालक हो, मजदूर हो, मोटिया मजदूर हो, जो भी अपने भरण पोषण करता हो, जो रोज अपना रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए कार्य करता हो, चाहे कोई इसकी दुकान के स्टाफ हो, उनके लिए आवाज उठाने का कार्य, उनको हक दिलाने का कार्य या शहर को करना करता है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य समर्थक माना जाता है चैम्बर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक तो मैं भी हूं। मैंने कब कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं। अभी मानना यह है कि हमारी जो बातें हैं वो व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। हमें व्यवस्था ने मजबूर किया ये चुनाव लड़ने के लिए।
व्यवस्था में आपके सामने आ रहा है, कानून व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, यहाँ के सरकारी अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं उससे जनता त्रस्त है। चाहे पानी का कनेक्शन का बिल पिछले 10 सालों से आ रहा हो और अभी लाद दिया गया हो, चाहे नगर निगम की रोजमर्रा का टैक्स की बढ़ोतरी है, चाहे नगर निगम सुविधा है, स्वच्छ शहर, स्वच्छ वातावरण। हमारी एक ही निर्णय है, देखिए मस्ट हमारा कि बेटर रांची। तो ये सिर्फ बेटर रांची ही क्यों, हटिया क्यों नहीं? नहीं, बेटर रांची इसलिए कि हमारी समर्थक हम हैं। तो ऐसे तो चेंबर बोलिए तो फेडरेशन झारखंड ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है। मैं एक आम आदमी, आम जन की लड़ाई लड़ने के लिए आम इस शहर की पहल करना चाहता हूं। मैं गलत नहीं बोल सकता कि मैं पूरे राज्य की और हटिया की मैं नहीं कहीं जाना चाहता। मैं सर्वप्रथम मेरा उद्देश्य है कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, उस शहर का माहौल, उस मोहल्ले का माहौल, उस गली का माहौल अच्छा हो, अच्छी कानून व्यवस्था हो, साफ सफाई हो और यहाँ के आम जन की जो भी समस्याएं हैं छोटी छोटी उस पर सरकार ध्यान दे, उससे रिलेटेड जो केंद्र बनाए गए हैं वो ध्यान दे, यही मेरी तमन्ना है। सांसद संजय सेठ ने भी कहा है कि चैम्बर को चुनाव में उतरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि सांसद महोदय से की मुलाकात में और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि मैं भी मर्माहंत हूँ। सही में मर्माहंत हैं, होना भी चाहिए। वो भी चेंबर के सदस्य भी हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी व्यापारी घराने से ही है और व्यापारी रहे हुए हैं और हमारे चेंबर के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी उसी पटल से यहाँ पर आए हैं और उनके मन में भी ये बातें थी कि मैं शहर के लिए कुछ करूँ। और इस शहर की जनता ने उन्हें आजमाया है। 5 बार जिस सांसद महोदय को हम लोगों ने देखा, उसके बाद एक बदलाव की जो नियति थी जनता के मन में, वो उन्होंने जनता ने उनके प्रति समर्पित किया है। अब वो कहाँ तक उसमें खरे उतरते हैं ये उनके ऊपर जाता है। ये भी चर्चा है कि किसी सांसद के इशारे पर आपको खड़ा किया गया है। ऐसा कोई भावना नहीं है, न तो मेरी कोई सांसद से ऐसी कोई बात हुई है अभी तक आज की डेट में, न मैं किसी सांसद के इशारे पे हूँ। सर्वप्रथम तो ये मेरे खुद के मन की व्यथा है, उसके बाद ये आम जन की व्यथा है। ये मैं नहीं, पूरा शहर आपको बताएगा। आपकी लड़ाई सीधे सीधे किससे है? कोई से नहीं सर, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जो इस कार्य को करेगा वही इस शहर का भला करेगा, उसी शहर की जनता उसे ही चुनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। चाहे उसमें पवन शर्मा हो और चाहे कोई हो, ये विश्वास उनको अब आना पड़ेगा और उनको ये जताना पड़ेगा कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ब्लूप्रिंट आपके पास? हाँ, हमारा ब्लूप्रिंट है। मैंने ब्लूप्रिंट देखी, एक शब्द में हमारा ब्लूप्रिंट है, बेटर रांची, स्वच्छ रांची, सुंदर रांची, बस। तो पवन शर्मा जी की ये कल्पना है कि अगर रांची की जनता, रांची विधानसभा की जनता इन्हें चुनती है तो इस रांची को गंदगी से मुक्त करेंगे, स्वच्छ पानी देंगे, बिजली मुहैया कराएंगे और कई तरह की सुविधाओं को से इनको आराम देंगे। कैमरामैन मुंडा के साथ संजय समर, रांची। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 13 सीटों पर गुरुवार को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इन सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होना है। नियम के तहत 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है। बता दें कि पहले 13 सीटों में चतरा, गुमला, विष्णुपुर, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टेनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर शामिल है। बता दें कि इन सीटों पर कुल 189 प्रत्याशी मैदान में हैं। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा इन सीटों पर दांव पर है। वहीं रांची जिले की 5 विधानसभा सीटों रांची, सिल्ली, कांके, खिजरी और हटिया के प्रत्याशियों के पास 28 नवंबर को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। इसके बाद प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। बता दें कि मंगलवार को सभी प्रत्याशियों की स्क्रूटनी की गई थी। इसमें 34 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया था। अब रांची विधानसभा सीटों के लिए कुल 76 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं रांची में बिक रहे सस्ते प्याज पर अब निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद रांची में सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम ने बुधवार को बिस्कोमान का रातू स्थित गोदाम सील कर दिया। गोदाम में रखा करीब 30 टन प्याज और 12 गाड़ियां जब्त कर ली गईं। बता दें कि बिस्कोमान संस्था द्वारा 35 रुपए प्रति किलो की दर से लोगों को प्याज बांटा जा रहा था, जिसके बाद जेएमएम ने रांची डीसी के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।
बोकारो जिले के बोकारो थर्मल गोविंदपुर 6 यूनिट एवीएल कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र शर्मा की 19 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक काजल की हथेली पर लिखा है, प्लीज चेक माई कॉपी। परिजनों द्वारा उसकी कॉपी चेक किए जाने पर पता चला कि कॉपी में किसी राहुल नाम के लड़के का जिक्र है जो उसे छोड़कर चला गया है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। वहीं उसकी हैंडराइटिंग भी मिलान के लिए भेज दी गई है। मामला संदेहास्पद लगता है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात इस पर कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। वहीं पाकुड़ विधानसभा चुनाव को लेकर गठित स्टैटिक सर्विलेंस टीम एवं फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 2 अलग अलग स्थानों से 4,09,990 रुपए जब्त किए हैं। प्रखंड के सोनारपाड़ा में बनाए गए चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी गणेश चंद्र दास ने 1,03,270 रुपए एवं फ्लाइंग स्क्वाड टीम में शामिल दंडाधिकारी ओम प्रकाश कुमार ने 3,06,290 रुपए जब्त किए हैं। जब्त की गई राशि महेशपुर थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।